वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है जी टर्की से मुतालिक, जिसमें हम बात करेंगे टर्किश प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रिजल्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस के तुर्की के अंदर जो इंतखाबात हुए इनको हम डिस्कस करेंगे और इसकी डायमेंशंस को देखेंगे और देखेंगे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं या क्या जो है ओवरऑल राय आ रही है। ठीक है, इसके असरात को हम देखेंगे कि इसके साथ क्या हो सकते हैं, जैसे इसके साथ मल्टी डायमेंशनल्स हैं, तुर्की के ऊपर क्या हो सकते हैं, दुनिया के ऊपर क्या हो सकते हैं, ठीक है, या यूक्रेन की वॉर जो लगी हुई है रशिया के साथ क्या इसके साथ हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टाइम पे दुनिया में डिस्कस हो रहा है क्योंकि तकरीबन ये हर एक को ही किसी न किसी तरह से असरअंदाज कर रहे हैं। अब इसमें जो मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है वो बेसिकली तैयब उर्दवान के बीच में और इनकी अपोजिशन की जो 6 पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर अलायंस बनाई हुई है, कमाल ये क्लिचदारग्लू के ये जहां पे जो बैठे हैं इनकी सरबराही में, तो इनके साथ मुकाबला हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में आप कहें तो एक साइड पे इस्लामिस्ट है, ठीक है, इस्लामिक है उर्दवान जो चाहते हैं तुर्की को दोबारा से इस्लामी बना चाहते हैं, जो पिछले 20 साल से इस टाइम पे बैठे हुए हैं तुर्की के अंदर। और इन्होंने 2018 के अंदर एक रिफॉर्म भी की थी जिससे प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। और दूसरी साइड पे जो चाहते हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते हैं अगर ये जीतते हैं तो, और इनकी कोशिश ये है कि दोबारा से लिबरल टर्की जो है बनाया जाए जिसकी बुनियाद 1923 में रखी गई थी। तो ये एक्चुअली में इसके मुकाबला हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। फिलहाल तक तो उर्दवान जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी नहीं है इसलिए रन ऑफ राउंड जो है वो 28 मई को होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो देखिए संडे को 14 मई को ये इलेक्शंस होते हैं टर्की के अंदर, और इसमें जो टर्की की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म है जिसमें डायरेक्टली जो है वो वोटर्स वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन ये चेंज हुई है पार्लियामेंट्री फॉर्म से 2018 में एक अमेंडमेंट के तहत, क्योंकि 2016 में एक जो है वो कॉप हुआ था, यानी कि मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई थी जो कि फेल हो चुका था। तो इस वजह से फिर प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाया उर्दवान ने, और उन्होंने क्या किया जी 2018 में अमेंडमेंट करके तो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया, यानी सदारती सिस्टम इस टाइम पे तुर्की के अंदर मौजूद है। और इसमें बेसिकली 4 हमें जो है वो शुरू में देखने को मिले कैंडिडेट्स, जिसमें पहले हैं तैयब उर्दवान जो पिछले 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, दूसरे हैं कमाल क्लिचदारग्लू जो कि इनके अपोजिशन के 6 पार्टीज के साथ मिलके जो है अलायंस बनाया हुआ है, थर्ड है जी सेनन ओगन, और फोर्थ है जी मोहरम एंस। अब ये जो मोहरम एंस हैं ये तो पहले से ही साइड पे हो गए थे, इन्होंने कहा भाई मैं नहीं हूं, तो पीछे बचे 3, तो इन 3 के बीच में मुकाबला था। लेकिन ये भी सेनन और गॉन जो हैं ये भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, अल्टीमेटली 17% के लगभग इन्होंने वोट्स हासिल किए या 10% के। तो इसलिए ये जो मुकाबला है ये उर्दवान के बीच में, और उनकी ये जो 6 पार्टीज की मिलके एक पार्टी बनी हुई है, ठीक है, जो CHP पार्टी जिसको हेड कर रही है, तो ये इनके बीच में एक्चुअली में कंपटीशन था जिसमें जो है वो तकरीबन बहुत ही कम मार्जिन जो है दोनों के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। यानी एक साइड पे अगर हम बात करते हैं तो 49.5% जो है वो लिए हैं उर्दवान ने, तो दूसरी साइड पे 45% के लगभग जो हैं वो कमाल क्लिचदारग्लू ने भी लिए हैं। इसी वजह से अब ये रन ऑफ राउंड में जाएगा। अब पार्टीज में AKP पार्टी है, ठीक है, जो कि इस टाइम पे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी रूल कर रही है पिछले 20 साल से तैयब उर्दवान की, जो कि जिसका स्लोगन है इस्लामिक, ठीक है। और दूसरी साइड पे इनका मुकाबला CHP से है जो कि 6 पार्टीज के साथ मिलके बनी हुई उसको लीड कर रही है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है, लेकिन इनके कैंडिडेट को जो है वो 6 पार्टीज की मजीद भी हिमायत हासिल है। स्लोगन क्या है? बहुत बेसिक स्लोगन है। एक स्लोगन है जी इस्लामिक टर्की वर्सेस लिबरल टर्की। ये एक बहुत ही शानदार किस्म की डिबेट है जो इस टाइम पे दुनिया के अंदर चल रही है, टर्की के अंदर चल रही है, और बहुत ही कम मार्जिन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जो इलेक्शंस में भी हमें देखने को मिला कि अगर उर्दवान जो है वो इसी के साथ स्लोगन के साथ आए थे कि अगर वो जीतते हैं तो वो तुर्की को वो जो खिलाफत वाली तुर्की था उसको वापस लेके आएंगे, और जो दूसरे थे अगर वो उनका ये स्लोगन था कि अगर वो जीतेंगे तो वो जो कमाल अटैटुर्क ने 1923 के अंदर जो टर्की लेके आए थे वो बहाल करेंगे दोबारा से। तो टोटल सीट्स हैं इनकी ग्रैंड असेंबली जो है उसकी 600, जिसमें से 266 जो हैं वो उर्दवान जीत चुके हैं इस टाइम पे, और 166 जो है वो कमाल क्लिचदारग्लू जो है वो जीत चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 100 सीटों की बर्तरी इस टाइम तक हासिल है। और अब रन ऑफ राउंड जो है वो 2 हफ्ते के बाद होगा, तकरीबन 28 मई को होगा। अब अगर हम देखते हैं कंडीशंस क्या हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए टर्की के अंदर, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो मस्ट बी इलेक्टेड डायरेक्टली। एक तो डायरेक्टली होगा लोगों के वोट से, दूसरी बात यह है कि वो टर्किश सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 40 साल से ऊपर होनी चाहिए।
तीसरी शर्त यह है कि वो एलिजिबल होना चाहिए डिप्टी बनने के लिए, यानी कि कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होना चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कंप्लीट की हुई हो उसकी हायर एजुकेशन। यहां पाकिस्तान की तरह नहीं है, बल्कि हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी तब होगा। और फोर्थ क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी जो टर्म है वो 5 ईयर्स की है, 5 साल की है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब इसमें ये जितनी मैं राय यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा ये इंटरनेशनल व्यूवर्स की राय है, हम पाकिस्तान के डायमेंशन से नहीं देखेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। अल्टीमेटली दुनिया पाकिस्तान के डायमेंशन से नहीं देखती, वो अपने स्कोप से देखती है चीज़ों को। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि वाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, कि ये इलेक्शंस जो हैं 2023 के जनरल इलेक्शंस ये अहम क्यों हैं, तो उसमें हमें आंसर मिलता है सबसे पहले, जैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि मॉडर्न तुर्की जो है उसकी बुनियाद रखी गई 1923 के अंदर, जब कमाल मुस्तफा अतातुर्क जो है उन्होंने क्या किया, खिलाफत को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद एक लिबरल टर्की जो है उसकी बुनियाद रखी थी, क्योंकि उससे पहले जो था वो तो खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया, जो तकरीबन 600 साल तक जो है वो चलती रही। खिलाफत उस्मानिया जो 1300 साल से स्टार्ट हुई, 1300 से, और तकरीबन 1923-1924 पे आके खत्म हो गई, लेकिन वो इस्लामी थी। और उसके बाद जब कमाल अतातुर्क जो है वो आए 1923 के अंदर प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने एक लिबरल टर्की की बुनियाद रखी जो कि बिल्कुल डिफरेंट था, जो सेकुलर टर्की था, जो कि 6 पिलर्स के ऊपर था। ये ऑलरेडी जो टर्की का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये 6 पिलर डिटेल से। तो 6 पिलर्स में सबसे बेसिक यही था कि सेकुलर होगा, वो जो इस्लामी था खिलाफत वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो उसके ऊपर बुनियाद रखी गई। इसके साथ साथ 4 मार्शल लॉ भी लगे टर्की के अंदर, और वही ये कल्चर है फौज का, और फौज खुद लिबरलिज्म को प्रमोट करती है। फौज को जब भी ये बात महसूस होती है कि कोई ऐसी पार्टी, कि वो पार्टी जो कि आके इस्लाम को प्रमोट करेगी, तो फौज आके वहां पे क्या करती है जी, मार्शल लॉ लगा देती है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2016 के अंदर दोबारा से जब उर्दवान ने इसी तरह से इस्लामिक पॉलिसीज जारी रखी, 2003 में पहली बार जो है उर्दवान पावर के अंदर आए, तो 2016 में उन्होंने फिर क्या हुआ, एक कॉप यानी मार्शल लॉ की कोशिश की गई, लेकिन वो मार्शल लॉ फेल हो गया, क्योंकि टर्की के लोग जो हैं अब वो पसंद करते थे इसको, चाहते थे रिवाइवल हो खिलाफत का, इस वजह से फेल हुआ। तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज को मजीद सख्त कर दिया उर्दवान ने, और एक इस्लामिक स्टैंस के साथ मजीद आगे बढ़े कि भाई हम दुनिया को दोबारा से लीड करेंगे और खिलाफत की तरफ लेके जाएंगे, जो कि खास करके वेस्ट को या अमेरिका जो है उसको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि भाई ये दोबारा जिसको हमने तोड़ा वो कैसे दोबारा से इतना पावरफुल हो सकता है, खास करके जो यूरोपियन पावर्स थी या फ्रांस वगैरह था। तो अब ये क्या हो रहा है कि री इमेजिनिंग टर्किश आइडियोलॉजी हो रही है इस टाइम पे। उर्दवान की जीत का मतलब क्या है कि उन्होंने पिछले 20 साल जो हुकूमत की उसमें उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर लगाया कि हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो उनकी आइडेंटिटी है एक्चुअली में, उस आइडेंटिटी को जो खिलाफत की है उसको वापस बहाल करेंगे, लीड टू द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को दोबारा से पैन इस्लामाइजेशन होगी और मुसलमान दुनिया दोबारा से एक होगी तुर्की के झंडे के अंडर। ये इनका जो है एक ख्वाब है, ठीक है, दोबारा से वही आइडियोलॉजी। तो इस टाइम पे ये इलेक्शंस इसलिए अहम है कि दुनिया पूरी सपोर्ट कर रही है लिबरलिज्म को, जमहूरियत को, सिविल राइट्स को, ये माना जा रहा है, या खास करके गैर इस्लामी चीजों को, क्योंकि लिबरलिज्म तो हम देखते हैं तो वो इस्लाम से बहुत मुनाफी आ जाती है कहीं पे। दूसरी साइड पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है टर्किश नेशनलिज्म के थ्रू, तुर्की की कौमियत के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए ये अहम है। तो अब दुनिया की कोशिश ये है कि ये इलेक्शन जो है उर्दवान हारे। बात समझ रहे हैं, ये किसकी कोशिश है, वेस्ट की, अमेरिका की और सारी दुनिया कोशिश है। लेकिन कुछ जो इस्लामिक ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि उर्दवान जीतें और दोबारा से जो है वो इस्लामिक कंट्रीज दोबारा से पावरफुल हो सके। तो इसलिए ये अहम है। इस टाइम पे अगर बात करते हैं तो उर्दवान जो है वो अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। एक तो यानी नेशनलिज्म हो, कौमियत पसंदी हो, और दूसरा जो हिटलर टाइप था, ये हिटलर टाइप कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म है वो इसी चीज की तरफ लेके जाता है कि आपके पास एक तो कौमियत का जज्बा हो और दूसरा जो कौमियत के खिलाफ बोलेगा उसको आप नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई सिविल राइट्स जो हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं वो बहुत ज्यादा पामाल हो रहे हैं, और खास करके उर्दवान के टाइम पे बहुत ज्यादा पामाल हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो लिबरलिज्म के हिमायतियों को बिल्कुल भी उनको जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए नहीं है। तो ये अथॉरिटेरियन रूल है, जो डंडे का एक सख्त किस्म का रूल है। अब इसमें क्या है, जो अपोजिशन है वो यूनाइट की हुई है उर्दवान के अगेंस्ट में, और उसकी कोशिश क्या है, या वो ये समझते हैं कि जो कौसी मोनार्किकल पावर्स हैं उर्दवान की, इनको चैलेंज किया जा सके। यानी कौसी मोनार्किकल पावर्स का मतलब ये है कि जो बादशाहत बना दी है, क्योंकि अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म है तो ये बादशाहत के करीब करीब है, जहां पे जमहूरियत की उस तरह से जो है वो प्रेज नहीं होती जिस तरह से जमहूरियत को होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये इनको एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई अब वो जमहूरी सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि जमहूरियत में तो वो चाहते हैं यहाँ पे शराब हो, यहाँ पे शबाब हो, यहाँ पे और चीजें हो, लेकिन उर्दवान इसके बिल्कुल जो है वो सख्त खिलाफ है। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स की, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें इस टाइम पे अगर हम देखते हैं कि जो पोल्स थे इलेक्शन से पहले, जो पोल्स थे वो ये बता रहे थे, यानी पहले के जो पोल्स थे कि कमाल क्लिचदारओग्लू जो हैं वो जीत जाएंगे। अब ये किसने बताया? ये इलेक्शन से पहले जो पोल्स थे उन्होंने बताया, लेकिन एक्चुअली में हुआ इसके अपोजिट कि उर्दवान जो हैं वो इस टाइम पे नियरली वॉन है, यानी कि जीतने के बहुत करीब हैं। अब फर्स्ट राउंड में तो जीत चुके हैं, सेकंड में भी यही कहा जा रहा है कि वो जीत जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में 49% वोट्स इन्हें मिल चुके हैं उर्दवान को, तो इसका मतलब पोल से अपोजिट हुआ काम। तो उर्दवान जो है, जिनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, जिसे AKP पार्टी कहा जाता है, वो इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी? क्योंकि हुकूमत इस टाइम पे भी उनकी है, और अब फर्स्ट राउंड में जो जीत गई है तो अल्टीमेटली सेकंड राउंड में जीतना उनके लिए ज्यादा आसान हो गया। लेकिन ये टर्की की तारीख के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मुश्किल इलेक्शंस थे, और उर्दवान के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे कि उन्हें बहुत ही कम मार्जिन इसमें मिला। ठीक है, तो इसलिए बहुत टफ इलेक्शंस थे। अब इसके अगर हम बात करते हैं इंप्लीकेशंस की कि क्या असरात हो सकते हैं, तो देखिए इसमें असरात में सबसे पहला असर क्या हो सकता है? हिंड्रेंस टू अपोजिशन इफेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन। के जो अपोजिशन है वो क्या चाहती है? अपोजिशन ये चाहती है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम होता है, जो कि 2018 से पहले था, और उर्दवान भी पहले प्राइम मिनिस्टर ही थे, तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अब जो है वो बहाल नहीं हो सकेगी। क्यों? कि जो उर्दवान है वो तो प्रेसिडेंट ही रहेंगे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही वो फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें अथॉरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वापस रिस्टोर नहीं हो सकेगा, ये असर तुर्की के लिए है। सेकंड अगर बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर उर्दवान जीत जाते हैं, यानी AKP पार्टी जीत जाती है, जो कि ऑलरेडी जीत चुकी है इस टाइम पे, और सेकंड रन ऑफ में भी वो जीतने की उम्मीद है इसी की, तो वो क्या करेगा? मोमेंटम एक बिल्ड करेगा। जो उर्दवान की ऑटोक्रेटिक रूल है, ये जो डंडे की हुकूमत है, ये सख्ती की हुकूमत है, इस सख्ती की हुकूमत को मजीद पावर मिलेगी, और यही पॉलिसीज जो उर्दवान की हैं ये इसी तरह से आगे चलती रहेंगी, यानी जो इस्लामिक पॉलिसीज हैं ये इसी तरह से आगे चलती रहेंगी। ये इसका असर हमें देखने को मिलेगा। थर्ड क्या है? हाई इन्फ्लेशन रेट। अब ये कहा जा रहा है कि अभी भी हाई इन्फ्लेशन रेट है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया अर्थक्वेक को, या उर्दवान ने जो अर्थक्वेक को रिस्पॉन्स किया उसके ऊपर भी उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि ज़िलज़िले को उस तरह से उन्होंने, जैसे ज़िलज़िला मुतासरीन को पूछना चाहिए था वैसे नहीं पूछा। वो कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली अपोजिशन को तो कोई स्टैंड चाहिए। तो इसलिए एक तो ये, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 16 लीरा जो है, जो टर्किश करेंसी है, वो नीचे गई। तो नीचे गई का मतलब ये है कि लोगों ने या बिजनेस मार्केट ने पसंद नहीं किया कि उर्दवान दोबारा से जीते और इस्लामिक रूल आए, क्योंकि बिजनेसमैन कम्युनिटी ये चाहती है कि भाई इस्लामिक रूल खत्म हो और यहां पे दोबारा लिबरल टर्की आए, जिससे यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहाल हों। तो उनका लीरा भी नीचे आया। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो मजीद बढ़ेगी टर्की के अंदर, और अगले 5 साल मजीद टफ होंगे टर्की के लोगों के लिए। तो ये इसका असर होगा, यानी मैशियत के ऊपर ये इसका असर हो जाएगा। फोर्थ क्या है? अनवेलकम टू यूरोप एंड यूएस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पूरी दुनिया ये धाक लगाए बैठी है कि भाई उर्दवान साहब हारे। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं है, यूएस के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर वो दोबारा से खिलाफत को बहाल करते हैं, या बहाल नहीं भी करते, लेकिन एटलीस्ट वो मजीद पावर में आके इस्लामिक पॉलिसीज को आगे लेके जाते हैं, तो वो अमेरिका और यूरोप के रिलेशंस के मुकाबले में इस्लामिक वर्ल्ड को पावरफुल करना चाहते हैं उर्दवान। इसलिए ये इनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि यूरोप और अमेरिका जो है इनके लिए फिर भी वेलकम नहीं होगा टर्की के अंदर। तो ये हालात रहेंगे, ये असर इसका होगा। फर्दर क्या है? फर्दर इरोजन होगी ऑफ सिविल राइट्स एक्सपेक्टेड इन उर्दवान सर्वाइवल। कि जैसे पिछले 20 साल में ये इल्जाम लगता है, या खास करके पिछले 10 साल में और उससे भी ज्यादा 2016 के बाद जो हालात बने, जो एक मार्शल लॉ फेल हो गया और वहां पे फौज की जो पावर है वो खत्म हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऐसे में जो सिविल राइट्स थे उनकी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई। ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई अब वो मजीद खराब होंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो लिबरल्स थे उनको टफ टाइम दिया, और जो स्टेट के खिलाफ बात करते थे, इस्लाम के खिलाफ बात करते थे, उनको टफ टाइम दिया। तो अब मजीद जो है वो लिबरल्स के लिए मुश्किल होंगे तुर्की के अंदर हालात। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं अपोजिशन के लिए, कि अपोजिशन के लिए क्या जो है वो चैलेंजेस हैं इस टाइम पे, सबसे पहला क्या है जी? बायस्ड मीडिया। ये जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर कहा जा रहा है, क्योंकि जो उर्दवान है वो पिछले 20 साल से हुकूमत में है, तो इसलिए अभी भी उन्हीं की हुकूमत के अंदर जो है वो इलेक्शंस हुए हैं। तो इसलिए जो मीडिया है, मीडिया बहुत ज्यादा जो है बायस्ड है, यानी कि ये माना जा रहा है जैसे मोदी जो है उन्होंने इंडिया के अंदर कंट्रोल किया हुआ है 80% या 90% मीडिया को, वैसे ही 80% मीडिया को तुर्की के अंदर उर्दवान जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो वही चीज दिखाता है जो वो चाहते हैं या जो वो कहते हैं।
तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए वो कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो क्या होगी कि ये मिटिगेट होगा इकोनॉमिक क्राइसिस का, कि मीडिया के थ्रू ये कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलना कि भाई एक्चुअली में हालात क्या हैं मुल्क की इकोनॉमी के। यानी एक तो मईशत खराब करेंगे और ऊपर से मीडिया के कंट्रोल के थ्रू दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। एक तो ये चैलेंज है और अपोजिशन के लिए कैसे उसको हाईलाइट करेंगे। दूसरा, उर्दवान अपील टू वर्किंग क्लास वोटर्स, कि वो क्योंकि वर्किंग क्लास इस्लामिक लोग जाहिर बात है जो लिबरल है। एक बात याद रखिएगा, देखिए पाकिस्तान में भी अगर हम देखते हैं तो लिबरल कौन है? जो अमीर हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है, जिनका जो कुछ और तरह से सोचते हैं, जो शराब और शबाब में होते हैं, जो एलीट हम कहते हैं वो लिबरल है, उसको इस्लाम से कोई परवाह नहीं होती। तो बिल्कुल तुर्की के अंदर भी यही हालात हैं कि जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास है, वो तो उर्दवान का सपोर्टर है क्योंकि वो लिबरलिज्म से दूर है, वो इस्लाम को रिवाइवल चाहता है। लेकिन जो बड़े हैं, जो एलीट है, वो पसंद नहीं करते उर्दवान को। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज शायद हमें यहाँ पे पीटीआई में किसी तरह देखने को मिलता है कि बहुत से लोग एलीट उनको पसंद नहीं करते। इस स्लोगन के ऊपर कि रियासत मदीना की आप बात करते हैं, वो कि खैर ये अपना अपना है, उन्होंने बनाई नहीं बनाई ये एक अलग चीज है, लेकिन ये एक बात है कि भाई अब वो उनको पावर में नहीं आने दिया जाएगा, ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। तो खैर तुर्की के अंदर भी ये हालात हैं। थर्ड क्या है चैलेंज जी? प्लेग प्रोस्पेक्ट्स फॉर टर्किश डेमोक्रेसी अनलेस वोटर्स अलायंसेस चेंजेस, कि ये सबसे अब हालात ये हैं कि ये चीजें बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेंगी कि शायद अगले अगर 30 साल भी ऐसे ही चलता रहे तो उर्दवान बार बार री इलेक्ट होकर आते रहेंगे, अपनी पावर को बढ़ाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक वोटर्स जो हैं उनके माइंड नहीं चेंज हो जाते और वो इस्लामिक थॉट से हट के वो दोबारा से जो है वो क्या नहीं हो जाते, लिबरल नहीं हो जाते। जैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्हें लिबरल किया गया तुर्की के लोगों को, अब आहिस्ता आहिस्ता उर्दवान इन्हें इस्लामिक कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस बड़े हैं कि अगर उर्दवान आते हैं तो वो दोबारा से इस्लाम का रिवाइवल करेंगे, और जैसे उन्होंने अर्तुगरुल जैसी और यूनुस एमरे जैसी जो है वो चीज़ों को प्रमोट किया, तो अल्टीमेटली मीडिया दोबारा से चीज़ों को प्रमोट करेगा, दोबारा तुर्की के ज़बरदस्त और शानदार माजी को प्रमोट करेगा। तो इससे जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका दोबारा वापस पावर में आना और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ये अपोजिशन के लिए लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जी अपोजिशन कोलिजन एंड कैंपेन की, उसमें अगर हम देखते हैं कि कैंपेन अपोजिशन की किस तरह की रही, तो 6 पार्टीज जो है हम ये कहते हैं कि 6 पार्टीज ने मिलकर ये इलेक्शन बनाए, और कोलिजन किसके अंदर थी जी? खलीद दारगुलू के अंडर थी, कमाल खलीद दारगुलू जो है उनकी लीडरशिप के अंदर थी। और पोल्स में जैसे फेवर किया गया था कि खलीद दारगुलू जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन इसके अपोजिट हुआ। और अपोजिट क्या हुआ कि उर्दवान नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव कोलिजन जो है वो जीत गई, जिसकी सिर्फ 2 ही पार्टीज थी, यानी एक वो खुद तो एक दूसरी उनकी पार्टी थी। तो इस तरह से वो मेजोरिटी हासिल कर गई। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव कि एक तो नेशनलिस्ट है, कौमियत के ऊपर बेस करती है, तुर्की कौमियत के ऊपर, और दूसरा वो कंजर्वेटिव है, इस्लामिक है, यानी कि तंग नजर है, ये आप कह लें, कहने की कोशिशें की जा रही है। तो क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? क्रिटिसिज्म ऑफ उर्दवान इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट्स अर्थक्वेक रिस्पांस, कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ इसके ऊपर हुआ कि भाई मैशत को एक तो उर्दवान ने बर्बाद कर दिया, और दूसरा जो है वो अर्थक्वेक के ऊपर भी जो जल्जला आया उसके ऊपर भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है वो जीत गए। अब अगर हम बात करते हैं जी उर्दवान के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है क्योंकि 2003 से ये पावर के अंदर है, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जो है ये लेके आए हैं, इन्होंने एस्टैब्लिश की है, और ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद से लेके जा रहे हैं, जिसको कॉसी प्रेसिडेंशियल भी कहा जा रहा है। जैसे बादशाहत के करीब करीब कि भाई ये दोबारा से तुर्की की वो बादशाहत दोबारा से स्टार्ट हो गई है, जिसमें कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बादशाह के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन होगा, और पॉलिटिक्स को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उसी को रिवाइवल कर रहे हैं, पुरानी पॉलिसीज को। अब रन ऑफ इलेक्शन जो होगा उसमें ये जो गैप है ये मौजूद तो है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि भाई दूसरी पार्टी जीत सके, इसलिए उर्दवान ही जो है वो जीतेंगे। अब अगर इसमें हम कहते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन विद पॉलिसीज पार्टिकुलरली हाई इन अंकारा एंड इस्तांबुल, कि इस टाइम पे जो बड़े शहर हैं, ये माना जा रहा है कि बड़े शहरों में अमीर लोग जहां जहां बसते हैं वो जो है उर्दवान को पसंद नहीं करते, खास करके अंकारा के अंदर भी, और इस्तांबुल जो उनका कैपिटल है वहां पे भी जो है अब लोग इनको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर, अंकारा के अंदर और कैपिटल जो सबसे मेजर सिटीज है यही दो हैं, अंकारा और इस्तांबुल, यहां पर इनको पसंद नहीं किया जाता, इनकी पॉलिसीज की वजह से लोग मुतमईन नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जो आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि उसमें जो एकेपी पार्टी है, नेशनल मूवमेंट की जो पार्टी है, अब उसको देखते हैं, या वेलफेयर पार्टी, साथ में जो 2 पार्टीज की कुलियन बनी हुई है, 49.9% जो है ये वोट इन्होंने हासिल किए हैं। यहाँ पे 322 अब ये जो सीट्स हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी जो है 266 थी पहले, तो अब मजीद बढ़ चुकी हैं दोनों की कुलियन के साथ बढ़ा के। अपोजिशन कुलियन की अगर बात करते हैं तो 35% वोट्स जो है 213 सीट्स इन्हें मिली हैं, 35%, यानी एक साइड पे 49, दूसरी साइड पे जो है 35। मजीद अगर हम देखते हैं तो प्रो कुर्दिश जो पीपल्स है, डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, उसके
10% है जो कुर्दिस्तान का एक नारा लगाया जा रहा है कि भाई हम एक आजाद मुमलिकत बनाएंगे और जिसको बाहर से भी सपोर्ट काफी ज्यादा हासिल है, तो 65 सीटें उनकी मौजूद हैं इस टाइम पे। यानी एक साइड पे आप कह लें 49% के साथ उर्दवान टॉप पे है, दूसरी साइड पे जो है वो पहले जो 45% था वो अब तकरीबन 35 आ चुका है, ठीक है। और अब जो है रन ऑफ राउंड में हम पता चलेगा कि मिला के भी क्या सीन बनता है और कितना होता है, जो कि 28 तारीख को होगा। अल्टीमेटली वो जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? इसलिए कि मशीनरी जो है वो उनके पास है। ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो रन ऑफ है उसमें उर्दवान जीतेंगे। इस वजह से जीतेंगे कि स्टेट मशीनरी यानी हुकूमत को वो इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर, इसलिए ये उनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है। अब सच्चा है कितना झूठा है वे तो हम नहीं कह सकते। पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है? पोटेंशियल आउटकम ये हो सकता है कि अगर उर्दवांस की जो विक्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है तो वो कंटिन्यूशन होगी उनकी जो करंट पॉलिसीज हैं, यानी वही पॉलिसी जो पहले थी वो जारी रहेंगी। एक बात। दूसरा क्या होगा, जो क्लिच दारगूस जो विन है, अगर क्लिच दारलू जीत जाते हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली लिबरल तरकीब होगा या मोर ऑप्शंस भी मौजूद है। यहां पे मोर ऑप्शंस पे क्या हो सकता है, मोर ऑप्शंस में जो है वो पार्लियामेंट बहाल हो सकती है जो उन्होंने पहले खत्म की थी। अच्छा, इस तरह से कोलियन गवर्नमेंट बन सकती है जो कमजोर भी होगी, लेकिन यह है कि फिर लिबरलिज्म की तरफ तुर्की दोबारा से वापस मूव हो जाएगा, जिसके भी चांसेस ना होने के बराबर हो चुके हैं। फॉरेन इंप्लीकेशंस की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाहर की दुनिया में इसके असरात जो हैं क्या होंगे। देखिए ये इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट कि 90% से ज्यादा इसमें जो है हमें वोटर्स का देखने को मिला, उनकी जो रेशियो है देखने को मिली, जो कि यूरोप में भी इतनी ज्यादा रेशियो नहीं होती, अमेरिका में भी इतनी ज्यादा नहीं होती। 60% या 70% लोग जो है वोट के लिए निकलते हैं, लेकिन 90% जहां पे लोग निकल रहे हैं इसका मतलब उनकी दिलचस्पी इतनी ही ज्यादा है इस इलेक्शन के लिए, तो इसका असरात बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे। पहला क्या असर हो सकता है जी कि उर्दवान जो है अगर वो इसी तरह से प्रेसिडेंट बनते हैं तो बहुत ही कम चेंजेस होगी और फॉरेन पॉलिसी उसी तरह से जारी रहेगी। फॉरेन पॉलिसी कैसे जारी रहेगी कि उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन है या जो अमेरिका है उससे दूरी होगी। अगर क्लिच दारलू जो है वो जीतते हैं क्लिच दारलू, तो ये क्या होगा कि ये जो तुर्की की सीरिया की पॉलिसी है, जो शाम की पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं उसको चेंज करेंगे। दूसरा, इंप्रूव करेंगे अपने जो रिलेशंस हैं यूरोपीय यूनियन के साथ और ग्रीस के साथ जो रिलेशंस हैं उनको दोबारा से बहाल करेंगे, ठीक है। ये इनके बारे में है जिसके चांसेस जैसे मैं कह चुका हूं कम है। थर्ड क्या है जी कि अगर क्लिच दारलू जीतते हैं तो नेचुरल स्टैंस क्या होगा जी कि अरब जो मुल्क हैं, अरब मुल्कों के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं उनको उनके बीच में न्यूट्रल रहें, ठीक है, यानी कि ना एक की साइड पे हो ना दूसरी साइड पे हो, बल्कि देखिए अब उसके हालात अगर हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं तो वो किसी को सपोर्ट ना करें। अरब में खास करके जो शाम के अंदर और इस टाइम पे ईरान के साथ जो ताल्लुकात बिल्ड हो रहे हैं सऊदी अरब के, तो उनका इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं होने लगा। लेकिन अगर इसके दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं कि उर्दवान जीतते हैं तो वो तो मुस्लिम ब्रदर्स की बात करते हैं, तो इसलिए वो इस बात पे खुश होंगे कि भाई ईरान जो है उसकी रिकॉन्सिलेशन हो गई यूएसए के साथ, क्योंकि अमेरिका इस बात पे खुश नहीं है। तो इसलिए तुर्की के लिबरल भी इस बात के ऊपर खुश नहीं है बिल्कुल कि मुस्लिम वर्ल्ड एक हो जाए। इसलिए अब जो उर्दवान है वो तो ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे, इस्लामिक मुल्क में जहां पे कमजोरी है जिस मुल्क में उसको सपोर्ट करेंगे, शाम को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि दोबारा से एक पावरफुल अलायंस मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो बनने जा रहा है। और वो अब क्योंकि उर्दवान जीत चुके हैं तो इसलिए मिडिल ईस्ट जो है वो कंप्लीटली अमेरिका के हाथ से इस टाइम पे निकल चुका है। क्योंकि उर्दवान अगर हारते तो शायद कोई चांसेस होते, लेकिन अब क्या होगा, मजीद जो है वो ये मुल्क और ज्यादा ताकतवर होंगे और टफ टाइम देंगे। एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो देखिए इसके इंप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं जी कि रशिया के साथ क्या रिलेशंस हो सकते हैं, तो रशिया के साथ इस टाइम पे इनके ताल्लुकात जो हैं वो फिलहाल कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्योंकि जो यूक्रेन की वॉर है, यूक्रेन की वॉर की वजह से ये कहा जा रहा है कि अब ये जो इलेक्शंस हैं उर्दवान खुल के सपोर्ट करेंगे किसको, रशिया को। रशिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि दूसरी साइड पे नेटो है, तो नेटो कंट्रीज के साथ उर्दवान जो है वो पहले से ही उनके हालात को इतने अच्छे नहीं है, एक ही असर हो सकता है। दूसरा क्या है कि यूरोप के लिए उनके हालात अच्छे नहीं होंगे, यानी ये नेगेटिव भी रहेगा। थर्ड क्या है, अमेरिका के लिए भी हालात अच्छे नहीं होंगे, वो भी नीचे ही रहेगा। फोर्थ क्या है, मिडिल ईस्ट के लिए इनके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये एक प्लस पॉइंट है कि मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वहां पे जो पिछले 20 साल से आग लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। और फिफ्थ क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली जो चीजें भी मुस्लिम दुनिया के लिए अच्छी हो, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए अच्छी हो, वो वेस्ट के लिए कभी भी जो मगरिब है उसके लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो मगरिब इस टाइम पे फुल टाइम जो है उसने क्या क्या मुखालिफत की उर्दवान की, क्यों कि वो उर्दवान को पसंद नहीं करते, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उर्दवान को पसंद करता है, वो इन्हें इस्लामिक लीडर समझते हैं और बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसलिए यहां पे अब जो है अगर हम देख रहे हैं तो दोबारा से मुस्लिम वर्ल्ड का रिवाइवल शायद हमें होता हुआ अगले 5-10 साल में देखने को
मिल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर जैसे अब इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात बने हुए हैं, इसी तरह से अगर तुर्की के अंदर भी हालात स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर क्या होगा कि एक स्ट्रांग जो है मुस्लिम वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगी। और इस साइड पे जैसे चाइना की बात की जा रही है, रशिया की बात की जा रही है कि वो एक ब्लॉक बना रहे हैं, अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो ऐसे में अमेरिका बिल्कुल यहां से जो है आउट हो जाएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जो पीडीएम है अगर वो सस्टेन करती है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो इस मुस्लिम वर्ल्ड से बाहर जाएगा, क्योंकि वो वेस्ट को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर शायद इमरान खान की हुकूमत वापस आती है, उनको चांस मिलता है, या कोई नई गवर्नमेंट आती है और वो आके इसी तरह से इस्लामिक गवर्नमेंट आके यहाँ पे आके उसको प्रमोट करती है, तो फिर ये होगा कि फिर दोबारा से ये पूरा पाकिस्तान समेत ये एक बड़ा ब्लॉक बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये इलेक्शंस हैं और ये इसके हालात हैं। और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए।